नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आईएएस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। हम लोग इस मॉड्यूल में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी के लिए रेलेवेंस टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं कि सीसैट के न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 10 अगस्त से। इट इज गोइंग टू बी टेकन बाय स्वामीनाथन सर, जिनके पास 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो आप प्लीज जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। तो चलिए आज हम लोग आज का मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, बिफोर आई वांट टू गो मूव ऑन, प्लीज लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, अगर आप कुछ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक दें। ओके, so moving on for today's topics. These are few of the topics that I have shortlisted for us to study today. सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन स्पेस के बारे में, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ये सब इट इज़ रिलेटेड टू सोलर पैनल्स एंड पैनल्स जो कि आर फ्लोटिंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इबोला आउटबर्स्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली डीआरसी में बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी जो जेनजी का जो अभी पूरा प्रोटेस्ट आया था एंड जेनजी अभी बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, तो उस हिसाब से हम लोग देर इज़ अ टेंडेंसी जो हम लोग सोच रहे हैं कि देर कुड बी सम रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि एजुकेशनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है। एंड लास्टली हम लोग जैसे हर मॉड्यूल में एक डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स के बारे में, तो वो सब भी हम इस मॉड्यूल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इन स्पेस हैज़ रिलीज एन ऑथराइजेशन, एक गाइडेंस उसने निकाला है जिसके वजह बेसिकली ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में एक एजेंसी है जो कि ये इंश्योर करती है कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है स्पेस स्पेस डिपार्टमेंट में एंड स्पेस के जो अगर हम लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग देख लें या अलग अलग मिशन से देख लें, तो उनसे रिलेटेड होकर के हम इसके तो ये जो एजेंसी है इसका ये काम है कि इसको रेगुलेट करे, प्रमोट करे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनटू स्पेस सेक्टर। तो इस एजेंसी ने एक अभी रिसेंटली एक गाइडलाइंस निकाली है, इसके बारे में हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज इन स्पेस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बेसिकली इसको इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, टू प्रमोट, मैं लिख देती हूँ, टू प्रमोट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन साइंस सेक्टर एंड उसके डिपार्टमेंट्स में। तो ये सब तो ये जो डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश हुई थी 2020 में, तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट था ये बहुत ही बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। ठीक है, तो ये इसका पूरा डिटेल है। इसका हेडक्वार्टर्स अब अहमदाबाद गुजरात में है। प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया। चलिए मूविंग ऑन, फंक्शंस ऑफ दिस एजेंसी, लेट्स सी कि व्हाट इज द फंक्शन। सबसे पहले ये ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, ये रेगुलेशन बनाता है ताकि जो स्पेस सेक्टर है उसको अच्छे तरीके से हम रेगुलेट कर सकें, अच्छे तरीके से हम उसको एक दायरे में रख करके हम लोग इसको कहीं ना कहीं प्रमोट भी कर सकें। ठीक है, सिंगल विंडो की जहाँ बात होती है तो क्लियर्स प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज। जो इसरो है वो गवर्नमेंट बेस्ड है एंड हमें प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेस के लॉन्चेस करने चाहते हैं, मिशंस करने चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ये एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड कमर्शलाइजेशन प्रमोट्स पीपीपी मॉडल एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। बेसिकली क्या है कि इधर इट इज कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट या फिर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी हो सकता है।
तो ये सब फंक्शंस हैं। अगर हम देखें तो ये सिक्योरिटी, सेफ्टी और ट्रीटी कंप्लायंस के बारे में भी बात करता है, उसको रेगुलेट करता है। और अगर गाइडलाइंस की बात करें तो फॉर सेफ स्पेस ऑपरेशन को ये अच्छे तरीके से मॉनिटर भी करता है। मूविंग ऑन, व्हाट इज प्लान्ड री एंटरिंग। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ, रॉकेट लॉन्च हुआ, तो अगर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर एंड ये पूरा सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर है, कोई भी अगर रॉकेट वापस आना चाहता है तो फिर उसको लेकर के बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। हमें ये भी पता है कि अगर कोई स्पेसशिप नहीं भी है और अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे एस्ट्रॉइड हो गया या मीटियोर हो गया, अगर वो एंटर करना चाहता है, मैंने इफ इट टेंड्स टू एंटर द एटमॉस्फेयर, तो वो बर्न हो जाता है। फिर रेमिटेंस, ये सब हमने पढ़ा है राइट, ज्योग्राफी में। तो बेसिकली यही है कि इस चीज को हम लोग बेसिकली प्लान्ड री एंटरिंग इसलिए कहते हैं कि ये चीज हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर जैसे मीटियोर की बात हो गई, इट इज नेचुरली एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, और ये जो है इट इज प्लान्ड। तो देखा जाए, कंट्रोल्ड एंड डेलिबरेट रिटर्न ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट स्टेज टू अर्थ। एज आई टोल्ड यू, एज आई एक्सप्लेन्ड यू, operators use engines and orbit maneuvers to determine कहाँ मैंने कौन सा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज री एंटरिंग, कब वो री एंटर कर रहा है, कहाँ री कर रहा है, कहाँ लैंड करने वाला है, और उसकी सेफ्टी को लेकर के जितने भी कंसर्न्स हैं वो सब बेसिकली इसमें मनोवर किए जाते हैं, इस चीज़ को मॉनिटर किए जाते हैं। एंड बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड री एंट्री वेयर ऑब्जेक्ट्स फॉल नेचुरली ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने बताया, देर इज अ डिफरेंस। प्लान्ड अलग होता है, कंट्रोल्ड, प्लान्ड एंड कंट्रोल आर समहाउ सिमिलर टर्म्स। एंड अनकंट्रोल की जहाँ बात होती है तो वो सब हम, ये मैंने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो कुछ डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज प्लान री एंटरिंग, वी गॉट टू नो द आइडिया। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट इज द नीड फॉर द गाइडेंस। अभी गाइडलाइंस जितने भी आए हैं तो उनका नीड क्यों है, क्या ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले, प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन हो रहा है स्पेस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। सैटेलाइट लॉन्चेस बढ़ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चेस बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्पेस मिशंस हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। और ये रीयूज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा नंबर्स पे देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ को अगर हम एक नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत ही स्मूथली इस चीज़ को अगर मॉनिटर करना है, ऑपरेट करना है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को ये सब चीज़ को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। हम साथ साथ में ये गाइडलाइंस इज ट्राइंग टू प्रिवेंट इसको, वो मतलब बेसिकली इस कैंपेन के, इस गाइडलाइंस के तहत हमें ये पता चलता है कि ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि ह्यूमन कैजुअलिटीज, ह्यूमन लाइफ जो है उसको कोई खतरा ना हो अगर एंटरिंग की, क्योंकि री एंटरिंग की बात हो रही है, हो सकता है कि कभी रॉकेट जल जाए, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये गाइडलाइंस आए हैं। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हो सकता है कि बहुत बार मिशन में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कुछ फेलियर हो गया, तो उस वजह से भी क्या होता है कि ये जो डैमेज है इसको कंट्रोल किया जाए, इसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। स्पेस डेब्रिस है, उसको लेकर के जो भी हजारियस, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ भी एक्सीडेंट्स उस चीज़ को भी लेके हो जा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा सा बने इस गाइडलाइंस के थ्रू दे प्रिवेंट इट। एंड थोड़ा लीगैलिटी और डिस्प्यूट को भी, लायबिलिटी को भी थोड़ा इंश्योर करता है ये गाइडलाइंस। अब अगर हम देखने जाएं कि इसका मेजर प्रोविजंस क्या क्या है, सबसे पहला प्रोविजंस तो ये है कि री एंटरिंग असेसमेंट की जहाँ बात होती है तो स्पेस क्राफ्ट जो मैंने जो ऑपरेटर है उसको ये पहले ही बता देना होगा एजेंसी को कि स्पेस क्राफ्ट क्या पूरे तरीके से बर्न अप हो जाने वाली है या फिर सरवाइव करने वाली है, क्या सिनेरियोज है, ये चीज़ उन्हें, मतलब यू हैव टू मेंशन दिस टू योर ऑपरेटर, हैज़ टू मेंशन दिस टू द एजेंसी। अगर हम देखें तो हीट रेजिस्टेंट पार्ट्स को वो यूज कर रहे हैं या नहीं, ये चीज को भी लेकर के यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मैंने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो भी प्लान है, जो भी जैसे डिसमेंटलिंग कुछ प्रोसेस होने वाला है वाइल री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, तो वो सब चीज भी यू हैव टू एक्चुअली गिव अ सर्विलेंस एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट कुड हैपन। ओके, अगर हम सेफ्टी थ्रेशोल्ड की बात करें
तो जितने भी कैजुअलिटीज रिस्क उनको कम करने के लिए ये गाइडलाइंस आई है। बेसिकली देखा जाए तो अगर रिस्क जो भी है वो बेसिकली बहुत सारे क्राइटेरियाज पे डिपेंडेंट है। उनमें से ये चार जो क्राइटेरियाज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो गए, इस बारे में भी यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रिपोर्ट कि ये चीज़ है कि नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रॉपरली, जिस जगह में दे आर प्लानिंग टू कम बैक एंड लैंड, तो वो चीज़ भी हमें थोड़ी सी डिटेल में थोड़ी इस गाइडलाइंस के थ्रू देखनी पड़ती है कि ये सब रिस्क के बारे में एड्रेस किया गया है इन गाइडलाइंस में। डेब्रिस ट्रैजेक्टरी, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, डेब्रिस कहीं कहीं डाइवर्ट होकर के हो गया, तो उस चीज़ को लेकर के एंड विंड पैटर्न को लेकर के इस गाइडलाइंस में सेफ्टी थ्रेशोल्ड के बारे में मेंशन किया गया है। अगर हम देखें कंट्रोल री एंटर की जहाँ बात करते हैं, तो जैसे ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रिस्क एग्जिस्ट परमिटेबल, लिमिट, एक लिमिट होना चाहिए। कंट्रोल्ड री एंटरिंग की जहाँ बात होती है वही प्लान्ड री एंटरिंग से ये लिंक्ड है। एंड इसमें हाई रिस्क जो सेफ्ट क्राफ्ट्स को होते हैं उस चीज़ को मेंशन करना होगा। एंड सेफ्टी डिस्पोजल को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करना होगा इसमें। ठीक है कि जैसे सेफ्टी डिस्पोजल का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जैसे लैंडिंग यूजुअली दे प्रेफर कि वाटर बॉडीज पे हो, तो वो चीज़ भी यू हैव टू मेंशन एंड यू हैव टू से दैट दिस इज दिस। एंड वही चीज़ है इस गाइडलाइंस में, थोड़ा सा दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं, ह्यूमन कैजुअलिटीज हैं, ये सब थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सके, थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सके। ओके। कंडक्शन विथ एविएशन एंड मैरिटाइम अथॉरिटीज अगर देखें तो फिर चूंकि दिस इज रिलेटेड टू री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड लैंडिंग ऑन अ वाटर बॉडी, तो इसीलिए कुछ और भी जो एजेंसीज हैं, जो बॉडीज हैं, गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, उनको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो ऑपरेशन है, गवर्नमेंट इशूज फॉर एयरक्राफ्ट, जब भी एयरक्राफ्ट का कोई भी है तो फिर इट वुड बी रिलेटेड टू एयरमैन। एंड अगर नेवी से रिलेटेड है यानी कि पानी से रिलेटेड है तो उसमें वार्निंग्स फॉर शिप को भी आगाह करने, मैंने इन सबको लिंक करने, कनेक्ट करने का भी इस गाइडलाइंस में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। एंड बिफोर जैसे री एंटरिंग हो रहा है उसके 45 मिनट, 45 दिन पहले आपको ये बात बता देनी होती है कि आप री एंटर करने वाले हो, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट कम्स इनटू एक्शन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी का एक मैंडेटरी लाइबिलिटीज फॉर इंश्योरेंस है, प्रोवाइडेड है। प्राइवेट ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो व्हाट दे हैव टू डू, सबसे पहले अगर कोई डैमेज हुआ है तो कॉम्पनसेशन प्राइवेट ऑपरेटर को ही देना पड़ेगा। एंड प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मुआवजा उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को ही देना पड़ेगा अगर कोई डैमेज होता है तो। अगर ये देखें तो इट अलाइंस विथ 1972 लायबिलिटी कन्वेंशन and ये launches are states internationally liable for damage caused by their space objects। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्पनसेशन प्राइवेट मेंबर्स को ही देने होते हैं और किस चीज़ से अलाइंड है इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। So this we got to know what the whole idea is all about. Now next we are going to solve a question. This is a prelims based question एंड इसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है प्लान्ड री एंटरिंग रेफर्स टू द डिलिबरेट एंड कंट्रोल रिटर्न ऑफ द स्पेस ऑब्जेक्ट यूजिंग मैन्यूवर्स टू डिटरमाइन इट्स री एंटरिंग पाथ एंड लैंडिंग लोकेशन। सो yes, it's correct. The guidelines required operators to demonstrate that the probability of persons being hit by re-entering debris is less than 1 in 10,000. So yes, this is also correct. And the third point is using under the guidelines, all spacecraft, including those designed to burn up completely during re-entering, requires a special re-entering permit. So मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया और ऐसा कुछ प्रोविजन में दिया भी नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है 1 and 2। नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन फॉर द सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कैबिनेट ने इसको क्लियरेंस दे दी है। तो अब ये योजना है क्या, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो लेकिन इसका पहला कॉन्टेक्स्ट अगर हम देख लें तो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड
75,070 crore scheme to accelerate floating solar power, targeting 5,000 megawatt of capacity on reservoirs and other water bodies by 2030-31। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, कैबिनेट ने इसको क्लियरेंस दे दी है, इसके लिए कुछ फंड्स भी अलोकेट कर दिए हैं और एक टारगेट भी असाइन हो चुका है। देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सोलर फ्लोटिंग। बेसिकली अगर आप देखें तो इट इज अ फोटोवोल्टेक पैनल्स। फोटोवोल्टेक यानी फोटो माने लाइट एंड वोल्टेक इज रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो उससे रिलेटेड है जो कि ऐसे पैनल्स पे माउंटेड है जो फ्लोट करते हैं। ठीक है, these platforms actually float and float this in land water bodies। तो बेसिकली इसका यही डेफिनेशन है कि इट्स अ सोलर पैनल जो कि किसी एक इन लैंड वाटर बॉडी पे फ्लोट करता है ना, एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे करेगा वो हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन इसे कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये सब कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं। सबमरीन पावर केबल्स, ताकि जहाँ पे केबल्स के थ्रू, मतलब सबमरीन इज बेसिकली अंडर वाटर, ये एक इनबिल्ट है जहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी जाके स्टोर हो जाएगी। एंड मूरिंग लाइंस एंड एनडीपीई पुटून्स, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो वही सोलर एनर्जी को दे विल कैप्चर एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू डीसी, डायरेक्ट करंट एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे। अगर देखा जाए तो साइट्स बेसिकली रिजर्वॉयर्स होंगे, हाइड्रो डैम्स होंगे, इरिगेशन पॉन्ड्स होंगे, इंडस्ट्रियल टेलिंग डैम्स होंगे। तो ये कुछ ऐसे इनलैंड वाटर डैम्स हैं जिसपे अभी प्राइमरीली दे आर ट्राइंग टू सेट दिस पैनल्स अप, एंड देखते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ वर्क करेगा। हेंस ये पूरा स्कीम आया है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लोटोवोल्टेनिक एंड ग्रोइंग सेगमेंट्स ऑफ ग्लोबल सोलर सेक्टर्स। ठीक है, एंड अगर इंडिया का पोटेंशियल देखें तो इंडिया हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू दी सोलर पैनल्स एक्चुअली। एंड वही मैंने बोला 102 गीगावाट एक दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। बट अब हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडिया किस तरीके से कितना पोटेंशियल है, बट क्या वो उस पोटेंशियल को मैंने मैक्सिममली यूज कर रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे। और अगर करंट स्टेटस की देखा जाए तो मैंने बताया कि ये कैपेसिटी है अभी 0.7 गीगावाट की कैपेसिटी है और पोटेंशियल हमारा 108 गीगावाट का है। तो ये एक चैलेंज के तरह उभर के आता है। बट ये जो अभी स्कीम को अभी जो क्लियरेंस मिली है, इट इज काइंड ऑफ वर्किंग इन अ वेरी गुड डील। ये देखे जाए तो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। ऐसे एक वाटर, ये इन वाटर ऐसे करके है एंड इसके ऊपर ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं तो दिस बेस एक्चुअली कीप्स द वाटर। बेसिकली क्या होता है कि दे हैव दिस बेस एंड ये बेस एक्चुअली हेल्प करता है ये पैनल्स को फ्लोट करने में। ठीक है, एंड प्लस यू कैन सी मूरिंग एंड एंकर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये एकदम डीप वाटर में फिक्स कर दिए जाते हैं ताकि ये पैनल्स कहीं फ्लोट ऑफ ना कर जाएं, एक जगह पे स्टैटिक होके सिचुएटेड रहें। तो वो चीज़ के लिए ये दो चीज़ है। अब अगर हम देखें तो जनरेशंस, सिलिकॉन पीवी मॉड्यूल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू डायरेक्ट करंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले सन लाइट को पहले डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर डायरेक्ट करंट को वो एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका वो चीज़ है कि इस तरीके से इट वर्क्स। वाटर कूलिंग अगर देखा जाए तो वाटर कूलिंग बूस्ट पैनल्स आउटपुट बाय, अगर वाटर, ये जो वाटर कूलिंग वाला जो एक टेक्नोलॉजी है दैट इज इनबिल्ट इन दिस, ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो आउटपुट है इलेक्ट्रिसिटी का उसको इंक्रीज कर देता है 5 to 10% के के तादाद में। एंड हमें यही पता चलता है कि दिस इज वेरी इफेक्टिव। ओके, ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो फिर डीसी केबल्स कैरी पावर टू अ शोर इन्वर्टर। एक डीसी केबल को कनेक्ट कर दिया जाता है इन्वर्टर से एंड उस हिसाब से दिस ग्रिड एक्चुअली कन्वर्ट्स ए डीसी करंट टू एसी करंट। तो दिस इज द हाउ द होल फंक्शनिंग ऑफ द फ्लोटिंग ऑफ सोलर पैनल वर्क्स। अब हम लोग देखेंगे कि
फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। अगर हम लोग इंस्टॉलेशन बेस की बात करें तो ये फ्लोटिंग होते हैं ऑब्वियसली। एंड ये जो माउंटेन ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स होते हैं ये फिक्स होते हैं लैंड में। अगर हम लोग लैंड एक्विजिशन की बात करें तो फ्लोटिंग जो है वो बहुत ही कम लैंड एक्विजिशन, एक्चुअली में इसमें नो लैंड एक्विजिशन एज सच कोई एक लीगैलिटी या एक प्रॉब्लम आके इमर्ज होता है। बट अगर हम लोग नॉर्मल सोलर पैनल में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लैंड एक्विजिशन करने पड़ते हैं, बहुत सारे लीगैलिटीज़ को देखना पड़ता है। तो वो चीज़ इनमें डिफरेंस है। अगर एफिशिएंसी में देखें तो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 5 to 10% उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दैट वाटर कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जा रही है कि हाई आउटपुट दे रहा है। एंड अगर कैपिटल कैपेसिटी की देखी जाए तो फिर जो फ्लोटिंग है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। 15 to 20% इसका कॉस्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इफ़ वी कंपेयर इट टू द नॉर्मल नॉर्मल माउंटेड सोलर पैनल की अगर बात करें तो। अगर बेनिफिट्स देखें तो बेसिकली ये रिजर्वॉयर का जो इवेपोरेशन रेट है उसको बहुत कम कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इस इवेपोरेशन रेट को कम करने की वजह से वाटर कंजर्वेशन है उसको ये कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। लेकिन वही अगर हम लोग माउंटेड की बात करें तो ऐसा बेसिकली कुछ बेनिफिट्स मिल नहीं रही अदर दैन द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अगर इकोसिस्टम इम्पैक्ट देखें तो ऑब्वियसली एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड दैट इज वेरी मच विजिबल ओवर हियर, क्योंकि इट इज अ टेक्नोलॉजी एंड इट इज लिंक्ड विथ हाउ द होल इकोसिस्टम ऑफ वाटर बॉडी कैन बी अफेक्टेड। तो वो चीज़ है यहाँ पे। एंड उतना एंड ऑब्वियसली लैंड एक्विजिशन लैंड यूज के वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगा अगर जब हम लोग माउंटेड सोलर की बात करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज फॉर इंडिया, लाइक बेसिकली व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू अडेप्ट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले लैंड कंस्ट्रेन का जो इशू था, पहले लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। तो वो चीज़ जो है तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम तादाद में होता है और एक ये प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। अगर हम लोग देखें वास्ट पोटेंशियल की तो इंडिया हैज़ अ वास्ट पोटेंशियल 102 गीगावाट का इसका इंडिया का पोटेंशियल है, लेकिन वी आर ओनली यूजिंग 0.7। तो ये भी हम लोग के ड्रॉबैक्स में आएगा व्हेन इट कम्स टू द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग। ठीक है। हाई यील्ड की अगर बात करें तो वही इसकी यील्ड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंडिया का जो अभी ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है एनर्जी की। ओके। अगर हम लोग वाटर कंजर्वेशन की देखें तो ये देखिए देर आर फ्यू ऑफ द एरिड स्टेट्स जो कि ये टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है इन सब स्टेट्स के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस साबित हो सकता है इन फ्यूचर यूज। अगर हम जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली क्या है कि अगेन इट इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली कि अगर कहीं पे भी कोई भी स्टेट को नीड है एनर्जी की एंड उनके पास वाटर स्कार्सिटी भी है, तो दिस कुड बी अ वेरी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड। अगर हम लोग शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली क्या है, हाइड्रो जैसे हम मैंने स्टार्टिंग में बताया कि साइट्स दैट फ्यू ऑफ द साइट्स जहाँ पे ये चीज़ एस्टैब्लिश हो सकती है, तो उसमें से मैंने आपको एक हाइड्रो डैम भी बताया। तो जो हाइड्रो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो ईएसटी से अलाइन होकर के कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का एडवांटेजेस इंडिया के लिए हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें चैलेंजेस दैट इंडिया हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट, देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहला है कि स्लो डिप्लॉयमेंट। बोला मैंने कि पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन उतना हम लोग उसका आउटपुट निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग हाई कैपकैक्स की देखें तो इंडिया का जो फाइनेंशियल जो बजट है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से और ये जो टेक्नोलॉजी इट्स वेरी हाई कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली। तो उसके वजह से क्या होता है कि इंडिया के लिए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अगर टेक्निकल रिस्क देखें तो अंडर वाटर केबल्स एंड प्रॉपर और जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और अगर हम लोग देखें इकोलॉजिकल कंसर्न्स को लेकर के तो हमें पता है कि एक्वेटिक प्लांट्स को ये किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, रिजर्वायर के हेल्थ को कहीं ना कहीं डिटोरिएट करता है। तो ये चीज़ भी देखा जा रहा है कि इंडिया के लिए ये भी एक चैलेंज एज अ उमड़ सकता है। ठीक है।
एंड रेगुलेटरी ओवरलैप अगर देखा जाए तो बहुत सारे एजेंसीज इस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं। इरिगेशन ले लो, एनर्जी जनरेशन ले लो, एनवायरनमेंट ले लो। तो ये सब जो कुछ एजेंसीज की जो ओवरलैपिंग है, इसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। स्टोरेज मैंडेट का अगर देखा जाए तो वी डोंट हैव मच ऑफ स्टोरेज, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज के लिए भी वी हैव टू इन्वेस्ट, एंड उतना इन फाइनेंशियल बैकअप इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं इस सोलर को लेकर के। सबसे पहला तो हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वही एक गवर्नमेंट का स्टेप है। ये कॉन्टेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। फाइनेंशियल असिस्टेंस की देखें तो हम लोग सोलर पैनल को, अगर फ्लोटिंग सोलर को देखें तो इसमें 1 करोड़ पर मेगावाट ऑफ रिजर्वायर एलोकेट किया गया है। स्टोरेज का देखा जाए तो इट्स लेस बट इट इज स्टिल देयर, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखें तो सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। फिर इसी पे हम देखें कि देर इज वन प्रोजेक्ट, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश में है, जो कि इस फ्लोटिंग सोलर पैनल से कहीं ना कहीं अलाइन होता है। और अगर हम लोग एनटीपीसी इस डैम को देखें तो वी कैन सी तेलंगाना इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। अगर हम देखें तो इन तेलंगाना रामगुंड डैम, रामगुंड डैम। ओके, सो दीज आर सम फैक्ट्स, इसको थोड़ा याद रखिएगा, दिस कुड बी अ क्वेश्चन। ओके, so now there is one question that we need to solve regarding this scheme. The scheme targets 5,000 megawatt of floating solar power capacity by 2030-31. So yes, यही context है, यही current affair में भी है। It is to be implemented by Solar Energy Corporation of India. तो yes, we just discussed this. Wait. Yes. So we just discussed this. Okay. And projects supported under the scheme must include battery energy storage of at least 4 hours. So there is no provision that says this. So this is wrong. Next, अगर देखें तो it is a centralized sponsored scheme shared by the financial burden with respectable states. So no, it is not. ये centrally एक scheme है. It has nothing to do with the cooperation of the states. तो 3 and 4 गलत हो जाता है। अगर correct statements की देखें तो A is the answer. Next we are going to talk about Ebola outburst, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अभी हो रहा है। क्या रीजंस हैं इसके इतने बढ़ जाने के, क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेसिकली यही चीज़ देखा जा रहा है, व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू कंटेन द ग्रोइंग इबोला आउटब्रेक इन डीआरसी। बेसिकली क्या है कि इबोला वायरस का आउटब्रेक कुछ समय से अभी चलता आ रहा है और ये कंटिन्यू ही होते चला जा रहा है। तो ये कंसर्न की तरह एक उमड़ती हुई एक कंसर्न आती है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, अगर हम सबसे पहला डायमेंशन देखें तो बेसिकली व्हाट इज द एंडेमियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले देखें कि आउटबर्स्ट जो ओरिजिन हुआ, 17 आउटबर्स्ट जिसको हम कहते हैं, इन जगह पे ये आउटबर्स्ट हुआ। ठीक है, अगर हम देखें पैथोजन स्पीशीज की बात करें तो बुदिबोगियो बुदिबोगियो इबोला वायरस को हम देख सकते हैं, दिस इज द पैथोजन स्पीशीज। अगर फेटल रेट देखें तो 25 से 50% लोग मर जा रहे हैं इस वायरस की वजह से, और इतने एरियाज अफेक्टेड हैं। ठीक है, एंड अगर ट्रांसमिशन देखें तो सबसे पहले ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है, प्लस इट कैन ऑल्सो बी जूनोटिक पैथोजन, एंड जूनोटिक वे के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकते हैं। जूनोटिक बेसिकली है कि एनिमल टू ह्यूमन का जो अगर हम लोग इंटरेक्शन देखें उसके वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो अगर देखें तो सबसे पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय डब्ल्यूएचओ, उसने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है कि देर इज एन इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को लागू कर दिया गया है। और जीरो लाइसेंस यानी कि
इसका कोई अभी तक ड्रग अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो सबसे पहला रीजन वाई ये इतना ज़्यादा नंबर पे आउटबर्स्ट है कि इसका ओरिजिन और स्पीशीज तो हमने देख लिया, फेटल रेट देख लिया, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका अभी तक कोई क्योर आया नहीं है। और दूसरी बात है कि इमरजेंसी लगा दी गई है बाय WHO। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, तो हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्म्ड इंसर्जेंसी के शिकार में है। ठीक है। एंड हम ये देखें तो साथ में देर आर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो कि मेडिकल पर्सन्स एंड और जो भी सप्लाईज है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ देखने के लिए कॉज लगती है। एंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लोग बहुत ही लार्ज नंबर्स में, बहुत ही ज़्यादा तादाद में डिस्प्लेस हो रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग। तो उसकी वजह से भी ये जो स्प्रेड है ये बहुत ज़्यादा नंबर पे बढ़ जाता है। और अगर हम देखें तो ये जो सर्वेलेंस है या फिर जो कांटेक्ट है और आइसोलेशन प्रॉपर्ली डिटेक्ट, पहली बात तो जो इफेक्टेड जो इंसान है वो जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, डिटेक्ट हो भी रहा है तो वो कांटेक्ट और आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं। अगर हम ये देखें, दूसरा एक डायमेंशन हम देख सकते हैं साइंस एंड मेडिकल वैक्सीन की जो प्रॉब्लम के वजह से। सबसे पहले इनएफिशिएंसी ऑफ दिस वैक्सीन। पहली बात, वैक्सीन की इनएफिशिएंसी के वजह से देखने को मिल सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम देखें R&D भी, यानी कि बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंसेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और एक हम ये भी देख सकते हैं कि डायग्नोस्टिक एंड जो इंसान इन्फेक्टेड है उनको हमें आइडेंटिफाई करने में ही बहुत ही ज़्यादा डिले हो जा रहा है, डायग्नोस्टिक बहुत डिले हो जा रहा है, तो हेंस क्योर भी बहुत डिले हो जा रहा है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि मेडिकल भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट प्ले करता है वाई दिस आउटबर्स्ट इज इन लार्ज नंबर। हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी की अगर बात करें तो अगेन देर इज डिटेक्शन लैग, एक चीज़ देखने को मिलता है। फंडिंग कट्स देखने को मिलते हैं अभी रिसेंट ट्रेंड्स में। बहुत सारे मेडिकली क्योर करने वाले कैंपेन्स जो चल रहे थे उनके फंडिंग्स को गिरा दिए गए हैं, कट कर दिए गए हैं। तो वो चीज़ भी एक तरीके से एमर्ज होके आता है एज अ प्रॉब्लम कि क्यों ये आउटब्रेक कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। लॉजिस्टिक बॉटलनेक की अगर बात करें तो पुअर कोल्ड चेन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमोट एरियाज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक है। और अगर लैबोरेटरी नेटवर्क के बारे में बात करें तो जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा डिलेड, कहीं लैक है, कहीं बहुत बड़ा एक गैप है। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। एक और फैक्टर्स हम देख लेते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। दे हैव दिस ट्रेडिशनल बेरियल का एक, दे हैव दिस ट्रेडिशन जहाँ पे दे एंगेज विथ फिजिकली कॉन्टैक्ट विथ डिजीज्ड बॉडीज के साथ। एक ये उनका ट्रेडिशन है जो कि और ज़्यादा एज अ कैटलिस्ट काम करता है जब बात आती है आउटब्रेक की बहुत ज़्यादा ह्यूज तादाद में होने की। इंस्टीट्यूशनल अगर डिस्ट्रस्ट देखें तो हिस्टोरिकली जो डिस्क्रिमिनेशन एंड जो आइसोलेशन का जो पूरा आउटकम आया है वो बेसिकली अब क्या हुआ है कि उन इंस्टीट्यूशन के अंडर एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है कि भरोसा ही नहीं रह गया है लोगों को इंस्टीट्यूशन पे, गवर्नमेंट पे। अगर हम ये बात करें तो रूमर्स, बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़, रूमर्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि इस पूरे आउटबर्स्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली, एंड देर इज अनदर डायमेंशन ऑफ रीजनल वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे माइनिंग्स हब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरेगुलेटेड मूवमेंट की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है। रिफ्यूजी कॉरिडोर्स में बेसिकली प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, तो उस वजह से भी आउटबर्स्ट के कुछ कारण आते हैं सामने। और कमर्शियल रूट्स, हाई ट्रेड फ्रीक्वेंसी अलोंग बॉर्डर हब्स, एक्सपैंडिंग रीजनल स्पिलओवर फैक्टर्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलते हैं कि ये भी एक डायमेंशन था। एक और डायमेंशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। पहली बात तो फंडिंग बहुत कम कर दी गई है। और अगर देखें, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन लैक्स बेसिक एनफोर्समेंट ऑन फंडिंग। अगेन एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ फंडिंग।
ओके। जो अभी इमरजेंसी लगा दी गई है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो लगा दी गई है, वो डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड बट इसको डिक्लेयर करने के बावजूद भी रीजन में जितने भी केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेट होते हुए दिखते हैं। पैंडेमिक ट्रीटी लैग, अगेन रेगुलेशन प्रॉपरली फ्रेम नहीं किए गए हैं, ठीक है। एंड सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिसरप्ट होते हुए दिखता है, ठीक है। अगर मल्टी डायमेंशनल वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कम्युनिटी के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें कम्युनिटी को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही ना देखे, उसको कम्युनिटी भी अपने अंदर एनफोर्स करे, ठीक है। जो कॉरिडोर्स है और जो लोकल कम्युनिटीज़ है, मीडिएटर्स हैं, उनको हेल्थ वर्कर्स के साथ हम लोग जा कर के भेजें ताकि जो कम्युनिकेशन गैप हो रही है उसको हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर सके, ठीक है। एक्सेलरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी डिपार्टमेंट्स है उसको एनहांस करें, उसको हम लोग और स्ट्रेंथन करें, जिसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के जड़ तक जा सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी ओनरशिप, जो भी ट्रेडिशनल उनके जो प्रैक्टिसेस हैं उनको थोड़ा सा हमें रैशनली होके उन्हें समझाना पड़ेगा कि इस वायरस जो फैलने का एक ये कारण भी हो सकता है। एंड उस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ द लेसन्स फॉर इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो देखते हैं व्हाट इज द लेसन्स दैट वी गेट फ्रॉम इंडिया। एक तो नेशनल वन हेल्थ मिशन की जब हम बात करते हैं तो जो स्ट्रेंथन ह्यूमन एनिमल ह्यूमन पैथोजन सर्वे है उसको ब्लॉक करने के लिए वी नीड टू देयर इज समथिंग लेसन्स फॉर इंडिया। अगर हम देखें एक्सपेंशन को लेकर के तो हाई रीजनल इंक्रीज रीजनल हाई कंटामिनेंट लैबोरेटरीज अक्रॉस स्टेट, इसको हमने एस्टैब्लिश किया है। बायोसिक्योरिटी की जहां बात आती है तो बेसिकली बायो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का भी एक माहौल बन जाता है, ठीक है। दिस इज द लेसन दैट इंडिया लर्न्स। तो इसीलिए ये जो आउटकम है दिस वी कैन सी कि किस तरीके से इंडिया इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ के लिए रेलेवेंट हो जाता है। और बेसिकली ये भी है कि जो ग्लोबल साउथ का जो लीडरशिप है इंडिया का उसको भी बरकरार रखता है। और फार्मास्यूटिकल्स की जो इसके पास स्केल है इंडिया के पास, उसको वो अगर यूज करे ये सब चीज में तो कुड बी अ वेरी नाइस इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर इंडिया में अगर हम लोग इन शॉर्ट देखें तो वन हेल्थ इंटीग्रेटेड ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट हेल्थ सर्विलेंस एक मॉडल एस्टैब्लिश करता है और बायो सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है, ठीक है। देर इज वन मेन क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू दिस आउट recurrent endemic breaks in conflict affected areas highlight how security instability act as a disease multiplier. In a light of recent Ebola outbreak in the DRC, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल, अभी जो हमने पूरा पढ़ा वो कहीं ना कहीं आप इस आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि देर इज एन इमरजेंसी जो लागू हो चुकी है। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप बेसिकली दिखा सकते हो कि दिस ये आंकड़े हैं, कुछ डाटा से स्टार्ट कर सकते हो, या आप डिफाइन कर सकते हो कि एबोला बेसिकली वायरस किस चीज़ से बना है। एंड एबोला को लेकर के कुछ आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन बहुत तरीकों से हो सकता है। प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन 30 वर्ड से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। बॉडी डायमेंशन की अगर बात करें तो बेसिकली जो भी मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ाए, आप उन डायमेंशंस को इन शॉर्ट एक पॉइंट में आप लिख लिख करके आप बॉडी में यू कैन इनकॉर्पोरेट दोज पॉइंट्स एंड फाइनली कंक्लूड करने में आप मल्टी डायमेंशनल वे फॉरवर्ड जो हमने यहाँ पे देखा ये चीज़ भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आपको कुछ पॉइंट्स लगता है पर्सनली तो आप उसको भी अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ देर आर फ्यू ऑफ द कोर एनालिटिकल गेटअवेज दैट वी गेट फ्रॉम दिस टॉपिक। सबसे पहले हेल्थ सिक्योरिटी की यहाँ पे डिस्कशंस हो रही है। तो हेल्थ सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और किस तरीके से इमरजेंसी है वो आइसोलेट नहीं कर पाता है, ये चीज़ भी यू कैन इनकॉर्पोरेट बिकॉज
सिर्फ इमरजेंसी लगाने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है और जो लोकल के जो रियलिटीज़ हैं, जो उनके ट्रेडिशन है, उनको अगर आप आइसोलेट होकर के सिर्फ एक इमरजेंसी लगा देते हो तो वो कहीं ना कहीं वर्क नहीं करता है। तो वो चीज़ इस हमने पूरे मॉड्यूल में देखा, इस पूरे स्लाइड एक टॉपिक में देखा, ग्लोबल एंटिटीज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है फंडिंग को लेकर के, ये सब चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम कुछ कीवर्ड्स देखें इसमें जो हमें मिला था, ये इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डिजीज मल्टीप्लायर, वन हेल्थ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो है, एंड वो वायरस का जो नाम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करें तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि मैंने बताया कि एजुकेशनल सिस्टम एंड जेंजी वॉइस मस्ट लीड टू अ ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम। इसको लेकर के इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरीके से जेंजी का जो मेंटालिटी है, जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को उसी तरीके से रिफॉर्म करने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखें तो रिसेंटली जेंजी डेमोन्स्ट्रेशन स्पॉटलाइट इंडियाज एग्जाम ड्रिवन एडमिशन कल्चर, एंड उसमें जो सुसाइड रेट्स जो बढ़ रहे हैं, एंड एंट्रेंस एग्जाम की वजह से जो स्ट्रेस होता है, रैंक बेस जो फिल्टरेशन होता है, कैपेसिटी बेस्ड जो सिस्टम है, बेसिकली क्या है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एक ही डायमेंशन पे चल रहा है, ऑन दी on the basis of just knowledge and everything. It should also incorporate some of the aptitudes and these things. तो ये सब चीज़ हम आगे जाके स्लाइड्स में कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लॉ क्या हो जाता है एजुकेशनल सिस्टम में। सबसे पहले कि जो मार्क्स, रैंक्स एंड सिंगल शॉट एग्जामिनेशन ट्रीट द सोल मेजर ऑफ वर्थ। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाता है या कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो जाता है या कम मार्क्स आ जाते हैं, तो वो उसको डायरेक्टली लिंक करने लगता है अपने वर्थ के। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक फ्लॉ है, क्योंकि द मार्क्स दैट हमारा जो सोसाइटी है दैट हैज मेड दिस थिंग कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे देन ओनली यू आर वर्दी ऑफ आर लव। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में देखने को मिल जाती है, तो इस चीज़ को एड्रेस करना है। जो कोचिंग आउटरीच है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं, साथ ही साथ वो शाम को ट्यूशन भी पढ़ने चले जाते हैं। एक सेंस ऑफ सेल्फ स्टडी का जो हैबिट होता है वो चीज़ उनमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है, जो कि बाद में जा करके उनको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जब वो किसी छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स या फिर कहीं पे किसी एक टीचर पे रिलाय होकर के मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो ये भी एक आउटकम आता है कि किस तरीके से जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, स्कूलिंग जो है वो बेसिकली इनफ नहीं है बच्चों के लिए, और बच्चे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग पे डिपेंड होने लगते हैं। तो ये चीज़ भी एज एक फ्लॉ हमारे एजुकेशनल सिस्टम में उभर के आया है। और वन साइज फिट ऑल जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं वी कैन ऑल सी दिस कि हर एक इंसान, जैसे कहा जाता है ना, 5 उंगली एक समान नहीं होती, ये भी कहा जाता है कि हर कोई अलग अलग होता है, नेचुरल इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा है, राइट। एंड वो चीज़ होनी भी चाहिए, एवरीवन इज डिफरेंट। तो वाई दिस वन साइज फिट ऑल वाला जो ये जो थ्योरी है, इट इज़ अ वेरी फ्लॉड थ्योरी, एंड वी शुड नो दैट कि ये भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने ही हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट किया है ये फीलिंग। ठीक है। अगर लॉजिस्टिक ओवर रीच की बात करें, सॉरी, लॉजिकल ओवर रीच की बात करें, तो जो टेस्टिंग का है ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक और जो जियोग्राफिकल जो डायमेंशंस एंड जो डिफरेंशिएशन एंड जो डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं करता है। ठीक है। एंड अगर हम देखें तो प्रेस्टीज ड्रिवन चॉइसेस, पेरेंटल एम्बिशंस, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको, स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप एग्जाम्स दें, आप अच्छे मार्क्स लेके आएं, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया जहां पर वो अपने आप को वर्दी फील कर सकें। ठीक है। और इसी सब प्रेशर के वजह से सुसाइड्स के जो रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो कहीं फिट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट वर्दी इनफ। तो वो चीज़ को भी हम लोग कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर बेसिकली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो अब हम लोग सोच रहे हैं कि वी शुड दिस इज द कॉम्पिटेंस अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दैट वी शुड इनकॉर्पोरेट। तो बेसिकली क्या है, कंबाइन मॉडरेट स्कूल परफॉर्मेंस एप्टीट्यूड। बीइंग मॉडरेट इज नॉट रॉन्ग। आई टेल यू दैट पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा एक मॉडरेट स्टूडेंट थी, एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई एम लिविंग लाइफ एज आई एम नॉट हैविंग एवरीथिंग एट ऑल। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो एवरेज हैं, मीडियोकर इज ओके, इट इज़ ओके टू बी मीडियोकर। ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करना है, ये चीज़ देखना है कि जो एप्टीट्यूड है, इंटरव्यू है, सिर्फ नॉलेज, पढ़ाई, रट्टा, यही सब चीज़ एजुकेशनल सिस्टम के बेसिस नहीं होने चाहिए। एप्टीट्यूड होना चाहिए, पोर्टफोलियोज होने चाहिए, उनका वे ऑफ कंडक्टिंग देमसेल्फ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो टेस्ट, रीजनिंग, परसिस्टेंट कम्युनिकेशन, जजमेंट्स एंड एथिकल ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप जो एथिकली, कहीं कहीं बहुत बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एथिकली रॉन्ग कहीं ना कहीं कोई डिसीजंस ले लेते हैं, तो उस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में एड्रेस कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू एक्चुअली एड्रेस दीज थिंग्स। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की अगर बात करें तो स्कूल टीचर्स और बाकी सब जैसे होता नहीं है, देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। there shouldn't be like ना कि a difference in hierarchy, there should be a transparency और application and interpretation, not coaching driven pattern। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास हैबिट ही नहीं है सेल्फ स्टडी करने का, अगर आपके पास हैबिट ही नहीं है कि आप ना यू आर डिपेंडेंट ऑन सम कोचिंग एंड यू आर जस्ट डूइंग दैट, तो वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है। आपको अपना जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि आप रियल वर्ल्ड में आके परफॉर्म कर सकें। जैसे हम लोग कुछ पिछले मॉड्यूल्स में हम लोग ने इस बारे में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो करिकुलम है वो डिसबैलेंस्ड है, वो कहीं ना कहीं स्किल मिसमैच देखा जाता है, ताकि इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। राइट, तो ये जो एक पॉइंट होता है, तो ये स्किल मिसमैच को कहीं ना कहीं एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल अगर इंटरेक्शन की बात करें तो करियर फेयर्स, इंटर्नशिप्स, मेंटोरशिप्स, ये सब जो है, इस चीज़ को भी हमें थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सिर्फ किताबें ही पढ़ाई नहीं है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग, बेसिकली क्या है कि हर एक स्कूल में देयर शुड बी अ काउंसलर, लोकल लोकल लैंग्वेज में गाइडेंस मिले या इंग्लिश में, वट एवर इट इज, बट देयर शुड बी अ काउंसलर जो आपके मेंटल स्ट्रेस को, आपका जो प्रेशर है, वो सब चीज़ को वो सुन सके, एड्रेस कर सके। उस वजह से जो सुसाइड रेट्स हो जाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा घटने के चांसेस होते हैं। इट इज़ ट्रू एक्चुअली। ओके, एंड अगर हम देखें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की क्या है इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है इस चीज़ का, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये ड्यूटी है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। रादर भी कि हम लोग बहुत बार क्या होता है कि इनइक्वालिटी बहुत देखने को मिलती है हमारे सोसाइटी में, राइट। तो हमें हायरार्की, स्ट्रेटास, ये सब देखने को मिलता है हमारे सोसाइटी में। तो वो चीज़ में हमें पता चलता है कि अगर इक्विटी ही नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो इनकॉर्पोरेट किया गया है वो चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाएगा, राइट। दूसरा ये चीज़ की लेजिस्लेचर मैंडेट, देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉ टू सी दीज थिंग्स की, ताकि फीस जो गए, जो कोचिंग के एडवर्टाइजिंग हो गई, इट शुडंट बी कमर्शियलाइज्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन एजुकेशन। इट शुड बी बेस्ड ऑन कि किस तरीके से बच्चे के पास एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो पढ़ने का। ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही एजुकेशन सिस्टम में, तो देर इज ओनली ग्रज, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंश्योर जरूरी हो जाता है। इक्विटी फोकस, इक्वल, equals should be treated equally, unequals should be treated unequally, ये एक मोटो होना चाहिए ताकि हम इक्वालिटी इंश्योर कर सकें। और वो हम तभी कर पाएंगे अगर हम सारे सेगमेंट्स ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्क्रूटिनी अगर देखा जाए तो फिर स्टूडेंट सुसाइड कहीं ना कहीं एड्रेस ही नहीं होता, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं की जाती, कोई एक्शंस नहीं लिया जाता, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक वे में एमर्ज होके आता है। और अगर हम लोग देखें तो पब्लिक गुड रेगुलेशन की, तो बेसिकली कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है, प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में डेटोरिएटेड होते हैं, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते चला जा रहा है, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स के थ्रू आने बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, अगर हम लोग देखें कि एग्जामिनेशन में हमें क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और जो यूजीसी के एग्जामिनेशन है उसको हमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट साथ में करना चाहिए कलेक्टिवली। दे शुड कंडक्ट एग्जामिनेशन, ताकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हर चीज हो सके। जो स्टूडेंट का वॉइस है उसको सुनना बहुत जरूरी है। इफ देर इज समथिंग प्रॉब्लम, देर शुड बी स्टूडेंट्स इनपुट ऑन वेन एवर इट इज अगर पेपर लीकिंग है जो भी है, तो उस चीज को लेकर के जो जब भी बच्चे कुछ अब सवाल और जब भी अपना आवाज उठाते हैं, तो उस आवाज को दबाया ना जाए। ठीक है। अगर सेफ गार्ड की देखे जाए तो जो भी अगर हम लोग इनक्रिप्टेड ट्रांजिशन कर लें, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर लें, तो उस वजह से जो एग्जामिनेशन का जो भी सैंक्टिटी है, इंटीग्रिटी है, वो बना रहता है। ठीक है। एंड प्रॉपरली तरीके से उस चीज़ को मॉनिटर किया जाए। सिक्योरिटी डिलीवरी अगर देखा जाए तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, फोरेंसिक रिव्यू हो गया, तो ये सब चीज़ भी अगर हम डालें तो उस वजह से एग्जामिनेशन जो हो जाता है वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इजीली यू कैन गिव योर एग्जाम्स इन अ वेरी प्रॉपर एंड अ वेरी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन डेट्स होने चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा बर्डन में ना आ जाए, और शेड्यूल डेट्स हों वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, जिसके वजह से बच्चे ज़्यादा प्रेशर में ना आए, ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऐसा ना लगे कि वी डोंट हैव एनी टाइम एंड वी आर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपरली देयर शुड बी अ रेडीनेस फॉर द फील्ड, नो कोचिंग सेंटर ड्रिवन एग्जामिनेशन होना चाहिए। और टेक्निकली तो ये सब चीज़ यही देखने को मिलता है कि बेसिकली जो भी रिफॉर्म्स हैं वो लिंक होना चाहिए कि स्टूडेंट का जो मेंटल हेल्थ है वो बने रहे, बरकरार रहे, और सुसाइड रेट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो फिर बेसिकली यही है कि शिफ्ट एडमिशन फ्रॉम रैंक बेस्ड फिल्टरेशन टू कैपेसिटी बिल्ड रिकॉग्निशन। सिर्फ स्किल को ही देख लेना, रैंक ही को देख लेना कि मैं फर्स्ट आई रैंक में, सेकंड आई, इट्स अ रिलेटिव टर्म। रैंकिंग इज अ रिलेटिव टर्म। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कि सिर्फ रैंक से पढ़ाई नहीं है, आपकी पूरी पर्सनालिटी किस तरीके से एनहांस हो रही है, वो चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। होलिस्टिक जजमेंट की जहां अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, एथिक्स, रेजिलियंस एंड कैपेसिटी टू ग्रो, ये सब चीज़ भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ठीक है। एंड अगर हम लोग कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स कहीं ना कहीं एक मेंटल बर्डन डाल देते हैं बच्चे पे, कि माय पेरेंट्स आर स्पेंडिंग सो मच एंड आई एम सो इनकेपेबल, सो इनवर्दी। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम लोग ब्रॉड एंड सक्सेस के बारे में बात करें तो सिर्फ रैंकिंग ही ना देखा जाए, हाई प्रेशर प्रोफेशनल कोर्सेज किए जाएं, एंड काउंसलिंग हो, इनकॉर्पोरेट हो, ये सब चीज़ हो, है ना। एंड सिर्फ देर इज सम मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशंस एंड करियर ऑप्शंस, उसी पे लोग ढर्रे बना करके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं स्टूडेंट्स को। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस कि यू शुड नॉट प्रेशराइज योर स्टूडेंट जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू डू समथिंग ऑफ हिज पैशन। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये भी बहुत बार होता है कि जो चीज़ मेन स्ट्रीम नहीं होती, पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं जब कोई बच्चा बोलता है कि उसे वो चीज़ करनी है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं उनके पास कोई चॉइस नहीं रहता, उनके पास एक बर्डन फील होता है। ठीक है। और वही स्ट्रेस को कम करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रिस्टोरेशन ऑफ डिग्निटी, रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंटीग्रिटी इंश्योर करना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। देर इज़ वन मेंस क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस कर सकते हैं। वी विल टेक योर फीडबैक, वी विल टेक योर डाउट्स, वी विल टेक एवरीथिंग। यू प्लीज कम एंड यू कमेंट, यू गिव अस आवर फीडबैक। ओके। अब हम लोग कुछ प्रीलिम्स फोकस्ड टॉपिक्स को देखते हैं। ओके। प्रीलिम्स फोकस्ड टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले पिथोरा पेंटिंग की बात हम करेंगे। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेड रिचुअल है, ट्राइबल आर्ट फॉर्म का। एंड ये आपका रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है।
देर आर सम ऑफ द ट्राइबल्स कम्युनिटीज, बिलाला हो गया, भिल हो गया, रथवा हो गया, दीज आर सम ऑफ द कम्युनिटीज जो गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और ये सेक्रेड रिचुअल को प्रैक्टिस करते हैं। एंड दे डू दिस ताकि उनके पास गुड लक हो, बारिश हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, तो ये सब चीज के लिए वो ये पेंटिंग करते हैं। दिस इज कम समहाउ अ स्पिरिचुअल थिंकिंग आइडियोलॉजी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। अगर देखा जाए तो बेसिकली गॉड पिंथोरा इसमें डिपिक्ट किए जाते हैं, उनके कंपेनियंस किए जाते हैं, एंशियंट हॉर्सेस देखे जा सकते हैं, और बहुत ही सारी चीजें। जो कलर्स हैं दे बेसिकली यूज अल्कोहल एंड मिल्क, ताकि वो ये सब कलर्स को बना सकें। एंड इन कलर्स को वो बनाते हैं और वो पेंट करते हैं, और स्पिरिचुअली दे थिंक दैट दे आर एक्चुअली फुलफिलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगर देखा जाए तो इट इज हॉरिजॉन्टली एंड बेसिकली ऐसे हैं, एंड द पिक्चर्स आर लाइक दिस। आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग ऑफ पिंथोरा पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक देखें तो E0 FIRs बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है बाय होम अफेयर्स के बारे द्वारा। एंड इस इनिशिएटिव के द्वारा यही है कि इफ देर इज एनी साइबर फाइनेंशियल क्राइम जो कि हुआ है, तो वो डायरेक्ट E0 FIRs में कन्वर्ट हो जाता है। अगर देखा जाए तो दिल्ली हैज रजिस्टर्ड 6,115 E0 FIRs, highlighting the highest number among the 18 states and union territories जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हुआ है ये सिस्टम। ठीक है, अगर हम देखें तो अभी तक नेशन वाइड अगर देखें तो ये कुछ आंकड़े सामने आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड इसमें से तीसरे नंबर पे है केसेस के रजिस्टर के नाम पे अगर बात की जाए तो। ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होती है, और इसके लेवल्स जो हैं वो बेसिकली डिजिटली एडॉप्शन के ऊपर हैं। बेसिकली है कि डिजिटली इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया है E0 FIRs को। तो ये पॉइंट यही कहता है, अगर हम लोग सेक्शन 173 क्लॉज 1 अगर देखें BNSS की, तो ये बेसिकली इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप इस सेक्शन को देखें तो ये चीज़ इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें, देर इज वन मीटिंग, नायरोबी मीटिंग। नायरोबी इज अ प्लेस इन केनिया। ओके, एंड यहाँ पे एक मीटिंग हो रहा है ऑफ कुमनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, KMGBF। ठीक है, इनका बेसिक टारगेट्स है कि ये लोग क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें, ओशन एसिडिफिकेशन को भी इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकें, थोड़ा इकोनॉमिकल जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो। तो ये सब कुछ इसके टारगेट्स हैं। सबसे पहले ये 2022 में हुआ था, इसके 23 टारगेट्स हैं ऑल टुगेदर, जो कि 2030 तक ये इसको टारगेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन अर्मेनिया। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर प्रीलिम्स। आप प्लीज इसको याद रखें, CBD COP 17। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिगार्डिंग दैट पेंटिंग दैट वी डिस्कस्ड। ओके, द रिचुअलिस्टिक फोक पेंटिंग ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड बाय रथवा, बिलाला एंड नायक tribes of Gujarat and Madhya Pradesh. So I guess this is correct. The paintings are generally created on the interior walls of house as a part of ritual religious ceremony. So, okay, this is also, I guess, correct. The central theme of Pinthora painting is the depiction of Lord Pinthora, horse, nature, and scenery of tribal life. So, I guess this is also correct. So, I think D should be the answer. All three of these are correct. Okay, now this has come to an end of our module. Please, if अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको कमेंट करें आपको कैसा लगा, आप अपने फीडबैक देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एंड let us meet in the next module for with the new topics of UPSC relevance, current affairs के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, till then I'll take your leave. चलिए बाय बाय एंड थैंक यू।